बनारस के आउटस्कर्ट्स में हमारे एक सब्सक्राइबर तनीषा के मम्मी पापा एक रेंट वाले घर में रह रहे थे। एक शाम जब तनीषा के पापा काम से घर लौटे तब उनकी पत्नी ने उनके लिए चाय बनाया और चाय पीने के बाद ये दोनों लोग अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं। तनीषा के पापा यहाँ लेटे लेटे ऑफिस की बातें कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद इनको फील होता है ना कि कोई छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा है। इन्होंने अचानक से अपनी बीवी को बोला कि 1 मिनट चुप रहना, और फिर ये दोनों एकदम कॉन्सेंट्रेट होके बालकनी की गेट की तरफ देखने लगते हैं। अभी तनीषा की मम्मी अपने हस्बैंड का हाथ एकदम जोर से पकड़ के बोलती है कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और भाई साहब, तनीषा की मम्मी का ये इंट्यूशन एक बहुत ही भयानक वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आज आपके शरीर के रोम रोम में ठंडी लहर दस्तक देने वाली है। इस बहुत ही डिस्टर्बिंग केस को मेरे साथ खुद तनीषा ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तनीषा लिखती हैं कि मेरे मम्मी पापा फेसबुक पर मिले थे। मेरी मम्मी दिल्ली की रहने वाली थी और पापा बनारस से थे। फेसबुक पर इनकी बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे प्यार हुआ और 2011 में फाइनली दोनों ने शादी कर ली। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि ना ही तो लड़के और ना ही लड़की, किसी के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम भाग के शादी करेंगे। बिना घर वालों की मर्जी की इन्होंने शादी की। और जो यहाँ तनीषा की दादी थी, उन्होंने बोला अपने बेटे को कि तू इस घर में नहीं रहेगा, हमारा जो बनारस वाला एंसेस्ट्रल घर है इसमें तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब इस बात पे तनीषा के पापा अपनी पत्नी को लेके बनारस के बाहरी आउटस्कर्ट्स में एक फ्लैट था, वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जिस एरिया में वो फ्लैट था वहां आसपास पूरा अंडर डेवलप्ड इलाका था, मतलब बिल्डिंगें बन रही थी, बहुत सारे घर खाली पड़े हुए थे और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी उस एरिया में। अब यहाँ तनीषा के पापा अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं से इन्होंने ऑफिस आना जाना स्टार्ट किया। बनारस के अंदर ही इनका ऑफिस था, तो ये डेली जाते काम पर और फिर शाम को घर लौट आते। अब इनको शादी करके उस घर में शिफ्ट हुए कोई 1.5 सप्ताह हुए थे। हर रोज की तरह तनीषा के पापा शाम को ऑफिस से काम करके घर लौटते हैं। यहाँ घर पर उनकी पत्नी ने बहुत अच्छा सा चाय बनाया और चाय पीने के बाद दोनों जाके कमरे में लेट जाते हैं। अभी इस समय शाम के कोई 7:30 बज रहे होंगे। बेड पर लेटे लेटे तनीषा के पापा अपने ऑफिस की बातें डिस्कस कर रहे थे अपनी पत्नी से, और इसी बीच अपनी पत्नी को बोलते हैं कि 1 मिनट चुप रहो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। इसी बीच इन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए इशारा किया कि उधर देखना, बालकनी की तरफ। और भाई ये दोनों एकटक बालकनी की गेट की ओर देखने लगते हैं। तनीषा की मम्मी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब इससे पहले कि तनीषा के पापा कुछ भी रिएक्ट करते हैं, अचानक से बालकनी की गेट पर बहुत जोर जोर से नॉक होने लगा। इनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस टाइम पर कौन नॉक कर रहा है। अब तनीषा के पापा एकदम हड़बड़ा के उठते हैं और ये जाते हैं बालकनी का गेट खोलने के लिए। तभी इनकी मम्मी रोकती है कि रुक जाओ, मुझे ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा, मत खोलो गेट, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से। अब तनीषा के पापा बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, रुक। ये जाके बालकनी का गेट खोलते हैं और भाई जैसे ही इन्होंने गेट खोला ना, बाहर से एकदम ठंडे हवा का झोंका इनकी ओर आया। और वो हवा का झोंका इतना तेज था कि तनीषा के पापा पीछे होके गिर गए। और गिरते गिरते इन्होंने फील किया कि वो हवा सीधा तनीषा की मम्मी के अंदर घुस गई जाके। भाई साहब, जैसे ये हुआ तनीषा की मम्मी एकदम सीधी होके बेड पे खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद अपनी गर्दन लगातार जो सामने दीवार था उसकी ओर ऐसे घुमा रही है। तनीषा लिखती है कि उस समय ना मम्मी को दीवार पर एकदम अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी किसी इंसान की, और वो आकृति जिधर जिधर जा रही थी इसकी मम्मी का गर्दन उधर उधर घूम रहा था। ये सब देख के तनीषा के पापा समझ गए कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। इन्होंने एक लोहे का रॉड लेके तनीषा की मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया और वो लोहा पकड़ते ही तनीषा की मम्मी बेड पर गिर गई। कुछ देर के बाद उनकी मम्मी को होश आता है और वो इस समय एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। पर तनीषा के पापा को बहुत अच्छे समझ में आ चुका था कि भाई अभी ना चीजें ठीक नहीं हुई हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो चीज तनीषा के पापा फील कर पा रहे थे। अब देखो, तनीषा की जो दादी थी वो तो स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा हुई थी कि भाई भाग के शादी कर लिया है, दूसरे कास्ट में कर लिया है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर यार माँ तो माँ होती है। कुछ दिन के बाद उन्होंने खुद ही अपने बेटे को फोन कर दिया कि मतलब तुम लोग को आके अगर रहना है इस घर में तो रह सकते हो। पर यहाँ तनीषा के पापा मना कर देते कि नहीं, अभी ना हम यहीं पर ठीक है, अभी घर वर सेट हो गया है तो बार बार सामान इधर उधर करना ठीक नहीं है। अब उस दिन जब तनीषा के मम्मी के साथ ये सब हुआ तब तनीषा के पापा ने अपनी माँ को कॉल किया, कॉल करके बताया कि अभी इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
तब उनकी मम्मी ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग यहीं पे आके रहो कुछ दिन। यहाँ पास में एक दरगाह है जहाँ पर एक बाबा बैठते, वहां जाके झाड़ फूक करवा लेंगे। अब जब तनीषा के पापा ने बोला अपनी पत्नी को कि माँ रेडी हो गई है, हम लोग वहां पे चल के कुछ दिन रहते हैं, तब तनीषा की मम्मी तो पहले मना करने लगी, नहीं मुझे नहीं जाना वहां पे। पर फिर 2 दिन के बाद इनका मन चेंज होता है। वो बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, चलो कुछ दिन हम अपने ससुराल में, जो इनका बनारस वाला घर था, वहां पे रह के आ जाएंगे। मेरा वैसे भी यहाँ पे ज्यादा मन नहीं लग रहा है, तुम चले जाते हो और फिर मुझे ना अजीब सा डर लगता है इधर। अब जहां पर इनका फ्लैट था, वहां से बनारस वाले घर तक जाने में इनको करीब 2 घंटे का समय लगता है। तनीषा के पापा ऑफिस से आते हैं और अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बैठ के निकलते हैं अपने बनारस वाले घर के लिए। अब देखो, जो वो रास्ता था बनारस वाले घर तक पहुंचने का, उसका एक छोटा सा स्ट्रेच जंगल के सुनसान रास्ते से होकर निकलता है। अभी शाम ऑलरेडी ढल चुकी थी। वो लोग बाइक पर बैठ के उस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे और इसी बीच पीछे बैठी तनीषा की मम्मी बोलती है कि अरे वो औरत उधर हाथ दे रही है रुकने को, रुकना एक बार। तनीषा के पापा यहाँ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ दूर और आगे चलने पर इसकी मम्मी बोलती है कि अरे वो पीछे छूट गई, वो बार बार बुला रही है मेरे को, रुको ना। तनीषा के पापा को समझ आ चुका था कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है भाई, मोटरसाइकिल तो मैं नहीं रोकूंगा। अभी तक तनीषा की मम्मी पीछे बैठ के रिक्वेस्ट कर रही थी कि गाड़ी रोक दो, कोई बुला रहा है मुझे, गाड़ी रोको। और धीरे धीरे ना ऐसे बोलते बोलते उनकी आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है। एक बहुत भयानक आवाज़ में औरत बोल रही थी कि गाड़ी रोक, और फिर उनका दोनों हाथ तनीषा के पापा के गले पे जाता है। वो इनका गला दबाने की कोशिश करने लगी। तनीषा के पापा यहाँ घबरा गए एकदम, पर इन्होंने अपने साथ वो लोहे की रॉड रखी हुई थी, छोटी सी रॉड थी। ये तुरंत रॉड निकालते हैं और तनीषा के मम्मी के हाथ में दे देते हैं। रॉड ऐसे हाथ में पड़ती ही उसकी मम्मी इनके पापा के शोल्डर पे ऐसे झूल के लेट जाती है। एक हाथ से तनीषा के पापा बाइक चला रहे हैं और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को पीछे से पकड़े हुए हैं। और जब इन्होंने वो वाला स्ट्रेच क्रॉस किया, जब थोड़े से ऐसे पॉपुलेटेड एरिया में घुसे, उसके बाद बाइक साइड में रोक के इन्होंने तनीषा की मम्मी को पानी वानी दिया पीने के लिए। ये लोग उसके बाद जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचे तो जो तनीषा की दादी थी, इन्होंने अपनी बहू को देखा और देखने के बाद अपने बेटे से बोला कि कल सुबह सुबह तुम जो गुदौलिया बाजार वाला दरगाह है ना, वहाँ पर जाके जो पीर बाबा बैठते हैं उनको दिखाओगे। अगली सुबह तनीषा के पापा अपनी बीवी को लेके गुदौलिया बाजार के दरगाह पे पहुंचते हैं। वहाँ पर इनका झाड़ फूक हुआ और उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेके काशी विश्वनाथ मंदिर गए दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद ये लोग घर लौटते हैं और फिर इसके दादी ने बोला कि तुम लोग कुछ दिन यहीं पे रहो, ठीक हो जाएगी तब जाना। ये लोग बनारस वाले घर पे ही 10-12 दिन रुकते हैं और उसके बाद जब तनीषा की मम्मी की तबीयत थोड़ी नॉर्मल होने लगी, तब ये दोबारा से उस फ्लैट में वापस आ जाते हैं। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरा। तनीषा के पापा ऑफिस चले जाते हैं और उसकी मम्मी फ्लैट पर अकेले रहती थी। अब ना इनकी मम्मी को ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया कि भाई हर समय ना कोई इनको घूर रहा है। ये किचन से निकलकर अपने कमरे में जाती तो इनको ऐसा लगता है कि भाई जस्ट इनके पीछे से कोई गया है। जब बेड पर लेटती तो इनको फील होता कि जो बालकनी है वहाँ पे खड़े होके कोई इनका नाम कॉल कर रहा है। दीवार पर किसी इंसान की आकृति बनना और फिर उसमें मूवमेंट होना, ये बहुत आम बात हो गई थी। बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब दिखाई देने लगा। तनीषा के पापा जब भी ऑफिस से घर आते तो उनकी मम्मी बोलते कि ऐसा हो रहा है। तब उसके पापा भी अब क्या करे यार, मजबूर थे। इतना फ्रिक्वेंटली फ्लैट चेंज करना और वो सब, जब तुम खुद सब कुछ अपने आप मैनेज कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इस इग्नोरेंस की वजह से धीरे धीरे तनीषा की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी और ये बात फाइनली तनीषा के मम्मी के मायके वाले को पता चलती है, जो दिल्ली में रहते हैं। अब अपनी बेटी की ये हालत देख के उनसे रहा नहीं गया। ये लोग उनको बोलते हैं कि एक काम करो, तुम दिल्ली आ जाओ। अब फाइनली 4-5 दिन के बाद तनीषा के पापा ऑफिस में छुट्टी का जुगाड़ करते हैं और फिर अपनी पत्नी को लेके पहुंच जाते हैं दिल्ली। अभी मायके आने के बाद तनीषा की मम्मी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। ये ना हमेशा एकदम अजीब अजीब आवाजों में अपने घर वालों से बात करती। कोई खाने के लिए पूछता तो उसको एकदम गुस्से में देखने लगती और धीरे धीरे इनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। तब तनीषा के मम्मी के मायके वाले इसको हजरत निजामुद्दीन दरगाह लेकर गए दिखाने के लिए। अब वहां पर जो पीर बाबा थे उन्होंने इसकी मम्मी की ओर देखा और देखने के बाद बोलते हैं कि ठीक तो हो जाएगी पर उसमें बहुत समय लगेगा। उन्होंने बताया कि इनके अंदर 6 आत्माओं का वास है। अब ये सुनते ही तनीषा के पापा हिल गए एकदम।
उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए पर मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। तब यहाँ पर उस पीर बाबा ने बोला कि ठीक है, एक काम करना, जो अभी आने वाला ट्यूसडे है उस दिन लेके आना इसको दरगाह। उसके बाद तनीषा की मम्मी को ये सब लोग लेके घर आ जाते हैं। जब ट्यूसडे आया, जिस दिन इनको जाना था दरगाह पे, भाई उस दिन तनीषा की मम्मी बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। पहले तो ये अपने बेड के अंदर घुस गई, फिर जब लोगों ने बाहर निकालना शुरू किया तो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतनी तेज चीख रही थी कि आसपास के मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब ये लोग जैसे तैसे इनको कंट्रोल करके ऑटो में बैठाते हैं और इनफैक्ट ऑटो से दरगाह जाते टाइम भी इनकी मम्मी ने ऑटो वाले का गला दबाने की कोशिश की। और फिर तनीषा के पापा ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाया, जिसे सुनने के बाद एक बहुत तेज चीख के साथ तनीषा की मम्मी बेहोश हो जाती है ऑटो के अंदर ही। अब जब ये लोग पहली बार दरगाह आए थे तब उस पीर बाबा ने इनको कुछ कुछ सामान लाने के लिए बोला था। उसमें मुर्गा, सफ़ेद कपड़ा, चावल, घी और भी कुछ कुछ सामान थे इसके अलावा। अब जब ये लोग दरगाह के अंदर पहुंचे तब उस बाबा ने सबसे पहले मुर्गे की बलि दी और जहां दरगाह के अंदर लोग पैर धोते हैं उस पानी से तनीषा की मम्मी को पहले पूरा गीला किया और फिर जो उनके पुराने कपड़े थे वो हटा के नए जो इन्होंने कपड़े मंगाए थे वो पहनाए। उसके बाद उन्होंने अपना झाड़ फूक किया और बोला कि इसे फिर अब सैटरडे को लेके आना। ये सिलसिला लगातार 7-8 महीने तक चला और फाइनली तनीषा की मम्मी नॉर्मल होने लगी थी। अब इस बीच तनीषा के पापा लगातार बनारस से अप डाउन कर रहे थे क्योंकि बनारस में इनकी जॉब भी थी और साथ ही ये दिल्ली के अंदर भी कोई नौकरी देख रहे थे। इनका प्लान था कि यार हम ना दिल्ली ही शिफ्ट हो जाएंगे, वो जो बनारस वाला हमारा फ्लैट है वहां पर हम नहीं रहेंगे अब। और इसका सबसे बड़ा कारण था जो बाबा ने रिवील किया उस फ्लैट के बारे में। उन्होंने बोला कि उस फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ लेबर्स की डेथ हो गई थी और जहां पर वो फ्लैट बना है वो भी पहले एक शमशान का एरिया था। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि भाई वहां से छोड़ दो। पर अभी दिक्कत ये थी कि तनीषा के पापा को यहाँ पर प्रॉपर नौकरी मिली नहीं थी दिल्ली के अंदर। तो ये बोलते हैं बाबा से कि ठीक है, अभी तो हम वहीं जा रहे हैं बनारस, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे और इस बीच जैसे ही मेरा नौकरी का वो फाइनल होता है, क्योंकि उनकी बात चल रही थी, जैसे ही फाइनल होगा हम यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब तनीषा की मम्मी ठीक हो गई तो उसके पापा अपनी वाइफ को लेके वापस बनारस वाले फ्लैट में आ जाते हैं। इनका प्लान था कि जैसे ही इनकी नौकरी कंफर्म होती है दिल्ली में, ये वापस इधर आ जाएंगे। पर यहाँ होता ये है कि बनारस वाले फ्लैट में शिफ्ट होने के 1 महीने के बाद तनीषा की मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब ये प्रेग्नेंट हुई थी इनके मायके के भी कुछ लोग आके रहने लगे साथ में, क्योंकि तनीषा के पापा को ऑफिस जाना होता था और बीच बीच में जो तनीषा की दादी थी वो भी आके रहती थी यहाँ फ्लैट पे। अब प्रेगनेंसी और इन सब के बीच इन्होंने डिसाइड किया कि यार जब तक मतलब बेबी हो नहीं जाता ठीक से, अभी यहीं पे रहते हैं। और अगले 10 महीने इन्होंने बनारस वाले फ्लैट में ही निकाल दिए। उसके बाद तनीषा के पापा ने जोर लगा के दिल्ली के अंदर ही अपना एक जॉब सिक्योर किया और फिर ये अपनी मम्मी और बेटे को लेके दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं एक रेंटेड घर के अंदर। अब उस रेंटेड फ्लैट में 2 साल रहने के बाद तनीषा के पापा ने अपना एक घर खरीद लिया। पर ये ना घर ऐसा था कि 2nd फ्लोर जो था इन्होंने पूरा ले रखा था, उसके नीचे किसी और का है और जो इनके ऊपर वाला फ्लोर था वो खाली पड़ा हुआ था। और फाइनली उस नए घर में शिफ्ट होने के कुछ महीने के बाद तनीषा का जन्म होता है, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है। अब सुनना एकदम ध्यान से। तनीषा लिखती हैं कि भैया उस फ्लैट में रहते हुए हमें 8 साल बीत चुके थे। जो इनके घर के नीचे वाला फ्लोर था उस पर तो हमेशा नए रेंटर आते थे, कुछ महीने कुछ साल रहते थे और फिर चले जाया करते। उसके ऊपर ये लोग रहते और 3rd फ्लोर हमेशा खाली रहता था। अभी बताती हैं कि भैया ऐसा कुछ मेजर तो नहीं हुआ उस फ्लैट में, पर ना हमेशा कुछ अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है हम लोग को। अब जब भी तनीषा नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद वापस घर पे आती तो 2nd फ्लोर की सीढ़ी के पास खड़े होके जब ये 3rd फ्लोर की तरफ देखती तो इनको ऐसा एहसास होता ना कि वहां पर कोई खड़ा होके इनकी ओर लगातार देखे जा रहा है। और इनको जब भी 3rd फ्लोर क्रॉस करके छत पे जाना होता तब भी इनको बड़ी नेगेटिविटी फील होती थी। अब जब ये अपनी मम्मी को बताती तो मम्मी अक्सर मना कर देती। अब देखो, वो नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें डिस्कस करके अपने बच्चों के दिमाग में कोई डर भरे, पर ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है भाई। अभी आगे ही कहानी सुनने से पहले एक काम करना, अगर आप अपने बेड पर लेट के वीडियो देख रहे हो तो ज़रा गर्दन घुमा के देखना अपने घर के कोने में। ऐसा फील हो रहा है क्या कि कोई खड़े होके देख रहा है आपको? अभी बताते हुए भी मेरे सर में एकदम वैसे हो गया, झंझनाहट हो रही है। अभी तनीषा आगे लिखती हैं कि हमारे उस घर में ना अंदर की तरफ जो कमरा था सबसे लास्ट में, जब भी हम वहाँ जाकर बेड पे लेटते तो हमें ऐसा फील होता ना कि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि 4-5 बच्चे भाग रहे हैं एक साथ।
अब धीरे धीरे होता क्या है कि जो इनकी मम्मी थी, इनको घर के अंदर ही 2-3 लोग दिखने स्टार्ट हो गए। कभी इनको उस अंदर वाले कमरे में साया दिख जाता, और कभी कभार जब ये वॉशरूम में नहा रही होती है तो इनको फील होता कि वॉशरूम के बाहर जस्ट गेट से चिपक के कोई खड़ा है। अब इस पॉइंट पर तनीषा के मम्मी को लगने लगा कि जो हमारे बनारस वाले फ्लैट में हो रहा था, जो स्पिरिट्स, जो एंटिटीज मेरे ऊपर थी, वो शायद वापस आ गई है। अब एक शाम जब तनीषा खेल के वापस घर पर आई तो इनकी मम्मी ने बोला कि ऊपर छत पर कुछ मैंने कपड़े डाल रखे हैं, तो वो तुम लेके आ जाओ। तनीषा फिर से उस 3rd फ्लोर को क्रॉस करके जाती है छत पर, और भाई जब ये छत पे पहुंची ना तो ये देखती हैं कि जो इनके छत के ऊपर टंकी बनी हुई है, उस टंकी के पास एक औरत खड़ी है। उसका मुंह दूसरी साइड था और बाल एकदम बड़े बड़े। तनीषा को लगा कि मे बी जो नीचे लोग रहते हैं उनके कोई गेस्ट आए होंगे, तो ये आवाज़ लगाती है कि आंटी। उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तनीषा 1-2 बार और बोलती है, पर एकदम डेड साइलेंस। अब थोड़ी देर के बाद ये उस टंकी के करीब जाने लगी, क्योंकि जो कपड़ा था वो उधर ही डला हुआ था टंकी के पास में। और भाई ये जैसे उस औरत के करीब पहुंची, वो औरत सामने से एकदम हवा में गायब हो गई। ये देख के तनीषा फ्रीज हो जाते वहीं पे, एकदम चिल्लाते हुए नीचे भाग के आई, और इसने फिर अपनी मम्मी को बात बताई कि ऊपर अभी मैंने ऐसे आंटी को देखा, वो सामने से गायब हो गई। तनीषा लिखती है कि उस दिन के बाद से मुझे अपने घर के अंदर ही डर लगने लगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगी, और मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी अब एकदम। अब जब तनीषा की मम्मी की तबीयत खराब थी तो इनके जो पापा थे ना, वो उनकी बहुत सेवा करते थे। अब इसी तरीके से इनकी लाइफ आगे बढ़ती है। तनीषा की मम्मी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, और फाइनली 2021 का साल आ जाता है। अब इस बीच तनीषा एक और इंसिडेंट का जिक्र करती हैं, जिसमें इनकी मम्मी अंदर वाले कमरे में सोई हुई है। उस कमरे के थोड़े से डिस्टेंस पे बालकनी थी। अब एक शाम जब उसकी मम्मी लेटी हुई थी कमरे में, तब इन्होंने देखा कि एक लड़की जो कमरे का एंट्रेंस है वहाँ पर खड़ी है। उस लड़की की हाइट तनीषा इतनी ही थी। इन्होंने आवाज़ लगाई कि तनीषा, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने दोबारा बोला, पर उस लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया, और ना ही वो अपनी जगह से हिली। अब ये सोच रही थी कि बोल क्यों नहीं रही है। तभी थोड़ी देर में तनीषा उस बालकनी से अपने कमरे में एंटर करती है। उसकी मम्मी बोलती है कि इतने देर से आवाज़ दे रही हूँ, बोल क्यों नहीं रही है। अब तनीषा बोलती है कि मैं तो बालकनी में थी, किसको आवाज़ दे रही हो आप। और ये मोमेंट जैसे ही रियलाइज हुआ तनीषा की मम्मी को कि भाई वो कुछ और ही था, उसके बाद से ही इनको ना एक अजीब तरीके का अटैक पड़ा। इनकी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। अब जब तनीषा के पापा घर आए उस दिन, तो इन्होंने अपनी पत्नी की हालत देखी और वो भी बहुत परेशान हो गए। अब उसी दिन तनीषा की मम्मी को लेके पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भी दवाई लेके ट्रीटमेंट किया, पर भाई जब ये बीमारी होती तब तो पकड़ में आती ना, ये तो कुछ और ही था। तनीषा की मम्मी की तबीयत लगातार खराब होने लगी उस दिन से। अब इस बीच तनीषा की मौसी पास में रहती थी, तो वो इनके घर लगातार आने लगी कि भाई इनकी बहन बीमार है तो थोड़ी उनकी सेवा वगैरह कर दी जाए। इस बीच तनीषा के पापा भी बहुत सेवा करते अपनी वाइफ की, पर इनके लाख सेवा लाख कोशिश करने के बाद भी तनीषा की मम्मी की तबीयत नहीं सुधरी। फिर तनीषा के पापा अपनी बीवी को लेके एक पास के दरगाह पर गए। अब जो दरगाह पर पीर बाबा मौलवी थे, उन्होंने अपना इलाज शुरू किया, झाड़ फूक स्टार्ट किया और बोला कि भाई लगातार आते रहना पड़ेगा इनको। अब ऐसे करते करते फाइनली 24 जनवरी 2022 का दिन आता है। तनीषा लिखती है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी उस दिन। पापा ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। इन्होंने पूरे दिन मम्मी की सेवा की। इसी बीच मेरी मौसी भी आ रखी थी, उन्होंने भी मम्मी की देखभाल की। और फाइनली शाम को खाना वाना खाने के बाद ये सब लोग सो जाते हैं। अब अगली सुबह आज पर रेगुलर रूटीन तनीषा का भाई उठता है। इसने अपनी माँ के लिए चाय बनाई और चाय बना के लेके गया इनके कमरे में उठाने के लिए। इनकी मम्मी उठ के बेड पर बैठती हैं और फिर तनीषा का भाई अपने पापा को उठाने लगा। पर भाई उस सुबह तनीषा के पापा नहीं उठे। इनको लगा कि मे भी पापा की तबीयत खराब हो गई या फिर हार्ट अटैक आया इनको, तो इन्होंने कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया। तनीषा के पापा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। तनीषा की मम्मी और उनके फैमिली पर एकदम दुख का पहाड़ टूट चुका था उस टाइम। अब फिर तनीषा के पापा का क्रियाक्रम होने के बाद फाइनली फरवरी का टाइम आता है। इस बीच तनीषा की मम्मी 4-5 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब ये तो कंफर्म हो चुके थे ये लोग कि ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो हमें इम्पैक्ट कर रही है।
अब इसी बीच तनीषा की मम्मी के एक दोस्त ने बोला कि तुम एक काम करो, कुछ दिन आके मेरे घर पे रह लो। एक चीज़ नोट करना कि तनीषा की मम्मी के जो मायके वाले हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं, पर इनकी मम्मी ने अपने मायके जाने से मना कर दिया। फिर इनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ दिन चल के अपने दोस्त के घर पे रहते और वहीं से हम एक दूसरा रेंट का घर ढूंढेंगे। अब फाइनली अपने दोस्त के घर पे 15-16 दिन रहने के बाद ये लोग द्वारका के अंदर एक घर ले लेते हैं रेंट पे। तनीषा की मम्मी, तनीषा का भाई और तनीषा द्वारका में एक रेंट के घर पे रह रहे हैं अभी। इन लोगों ने सोचा कि घर चेंज करने पर शायद हेल्थ ठीक हो जाए, पर यहाँ भी तनीषा की मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं होती। अब यहाँ जो तनीषा का भाई था, इसने भी मम्मी को लेके दरगाह जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ दरगाह पर जो मौलवी थे उन्होंने तनीषा की मम्मी का झाड़ फूक स्टार्ट किया और कुछ हफ्तों में इनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर उस मौलवी ने बोला कि अब ना एक दूसरे बड़े बाबा हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहीं तक कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके आगे वो ठीक करेंगे। तनीषा का भाई मम्मी को लेके पहुँचता है उस बड़े बाबा के पास, और भाई इन्होंने उनको सारी बात बताई, पूरे बनारस वाले इंसिडेंट से लेके दिल्ली वाले घर तक जो भी कुछ हुआ इनके साथ। तब उस बाबा ने पता है क्या रिवील किया? उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा दिल्ली वाला घर था, 2nd फ्लोर वाला, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे 5 आत्माएं भटक रही थी। ये पांचों एक ही परिवार की थी जिन्होंने कर लिया था। और फिर इन्होंने एक बहुत शॉकिंग चीज़ रिवील की। फिर इन्होंने बताया कि जो तनीषा की मौसी थी, उन्होंने ब्लैक मैजिक के थ्रू जो ऊपर स्पिरिट्स रह रही थी उनको तनीषा के फैमिली पर लगा दिया था बर्बाद करने के लिए। अब जैसे ही ये बात बाबा ने बताई, इनको बहुत सारी चीज़ें हिट करने लगी। इनको याद आने लगा कि भाई हमारे घर से रेगुलर सामान गायब होने लगे थे। मौसी जब भी आती वो दिखाने के लिए सेवा तो करती मम्मी की, पर ना अंदर ही अंदर वो बहुत जल रही थी, क्योंकि जो तनीषा के पापा थे वो काफ़ी मतलब वेल ऑफ थे, मतलब अच्छा खासा पैसा था, सब कुछ बढ़िया था उनका। और जो तनीषा की मौसी थी, इनके पति गुजर चुके थे कुछ साल पहले। तो ये जब अपनी बहन को देखती, खुश देखती अपने पति के साथ, तो बहुत जेलस फील करती। तो इन्होंने अपनी बहन और अपनी जो जीजा जी थे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया कि भाई इनकी फैमिली बर्बाद हो जाए। अब जो बड़े बाबा थे उन्होंने 3 ताबीज़ बना के इनके तीनों फैमिली मेम्बर को दी कि भाई इसे कभी भी गले से मत निकालना बाहर। तनीषा लिखती हैं कि मम्मी तो पहले से बहुत बेटर हैं, पर जहाँ पर ये अभी रहते हैं द्वारका वाले फ्लैट पे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक औरत रहती है। अब उस औरत की मेरी मम्मी के साथ हमेशा तू मैं लड़ाई चलती रहती है, और इस चक्कर में उसने भी बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। आए दिन हमारे घर के बाहर कभी सिंदूर, कभी चावल, कभी धागे पड़े हुए मिलते। तनीषा ये भी लिखती हैं कि हमें पता है कि वो औरत और मेरी मौसी, ये दोनों आज भी हमारे ऊपर काला जादू, तंत्र, जो भी हो सकता है वो सब करती हैं ये लोग। पर हम अभी बस भगवान भरोसे हैं, जो वो ताबीज हमें मिली है वो शायद हमारी रक्षा कर रही है। तो यार ये थी पूरी कहानी। मैं तो यार तनीषा के फैमिली की मतलब कंडीशन सोच के बहुत, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है यार। ऐसी स्टोरीज नरेट करके सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।